हेलो, साइकोलॉजी स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अधिगम कर्ता को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम कर्ता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिएगा, अधिगम कर्ता को दो प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिगत कारक। कौन सा कारक होते हैं हमारे? व्यक्तिगत कारक या पर्सनल फैक्टर जो होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे वातावरणीय कारक। कौन से कारक होते हैं? वातावरणीय कारक या पर्यावरणीय। कौन से? पर्यावरणीय कारक। वातावरणीय कारक या पर्यावरणीय कारक। पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत कारक। अधिगम कर्ता को व्यक्तिगत कारक जो प्रभावित करते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर होता है हमारा परिपक्वता। कौन सा होता है? परिपक्वता। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, परिपक्वता किसे कहते हैं? जब बालक के अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। अगर आप 1 साल के या 6 महीने के बालक को सीढ़ियां चढ़नी सिखाने लग जाओ या पैर चलना लग जाओ तो वो नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि अभी वो इतना परिपक्व नहीं है। उसके अंदर किसी भी कार्य को सीखने के लिए मैच्योरिटी होनी जरूरी है। जब उसका शरीर ही इतना परिपक्व नहीं है तो वो उस कार्य को नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा बुद्धि। बुद्धि भी अधिगम को काफी इफेक्ट करती है। इंटेलिजेंस। देखिएगा, एक सामान्य बुद्धि का बालक जो होता है उसकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के बीच। 90 से 110 के बीच। अगर इससे नीचे का बालक है, जैसे क्या किसी बालक की बुद्धि लब्धि 70 है, 60 है या 80 है, तो वो ठीक से अपना अधिगम कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी बुद्धि ही सामान्य नहीं है। जब उसकी बुद्धि ही सामान्य नहीं है तो वो सामान्य प्रकार से चीजों को नहीं सीख पाएगा। तो व्यक्तिगत कारक में बुद्धि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर बालक की बुद्धि ही सामान्य नहीं होगी तो बालक ठीक से नहीं सीख पाएगा। नेक्स्ट है हमारा अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा वेरी इंपॉर्टेंट है। जब तक अभिप्रेरणा को अधिगम का क्या कहा गया है? हृदय कहा गया है। मतलब अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का जीवन रक्षक है। मतलब धड़कन है किसकी? अधिगम की। अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी बाह्य अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरक और दूसरे होते हैं हमारे आंतरिक अभिप्रेरक। कौन से? आंतरिक अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक किसे कहते हैं? जैसे क्या किसी बालक को हम 1 गिलास पानी मंगाने के लिए कहें कि अगर आप मुझे 1 गिलास पानी दे दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? 10 रुपए का इनाम दूंगा या 10 रुपए आपको चॉकलेट के लिए दूंगा। तो क्या हुआ? हमारा बाह्य अभिप्रेरक हुआ। या कोई भी कार्य हम पुरस्कार पाने के लिए करते हैं और उसके बाद उस कार्य को करना छोड़ देते हैं तो वो क्या होगा? हमारा बाह्य अभिप्रेरक होगा। ये आंतरिक अभिप्रेरक जो होता है ये सीखने के लिए हमेशा हमें तत्पर करता रहता है। देखिए, जो बालक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होगा वो सीखने के लिए हमेशा क्या रहेगा? तत्पर रहेगा कि कुछ ना कुछ उसे कहीं से ना कहीं से सीखने को कुछ ना कुछ मिलता रहे। और जो बालक बाह्य अभिप्रेरक से प्रभावित होगा या बाह्य अभिप्रेरक जिसे जितना प्रभावित करेगा वो उतना ही कार्य करेगा जब तक कि उसे पुरस्कार ना दे दिया जाए। पुरस्कार मिलने के बाद उसकी जो ये होगी अभिप्रेरणा, मोटिवेशन पावर जो होगी वो उसकी समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट है इसी में आगे अभिक्षमता। अभिक्षमता उसका एप्टीट्यूड कैसा है? उसका एप्टीट्यूड। अब देखिए, लता मंगेशकर का एप्टीट्यूड कैसा था? अभिक्षमता कैसी थी? गाने की थी, तो वो क्या बन पाई? एक गायिका बन पाई। ऐसे ही सचिन तेंदुलकर की एक अभिक्षमता थी क्रिकेटर बनने की, तो वो क्रिकेटर बन पाए। देखिए, जैसी जिसकी अभिक्षमता होती है वो वैसा ही कार्य कर पाता है। आप देखिए, किसी की बुद्धि लब्धि 70 या 60 है या 80 तक है, अगर आप उसको इंजीनियर या डॉक्टर बनाने लग जाओ वो नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि उसकी इतनी एबिलिटी पावर नहीं है, उसकी एप्टीट्यूड पावर इतनी नहीं है। जिसके अंदर जितनी अभी क्षमता होती है वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा अभिवृत्ति, एटीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अभिवृत्ति एटीट्यूड कैसा है?
एटीट्यूड, देखिए एटीट्यूड जो होता है हमारा वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव। दूसरा होता है हमारा निगेटिव, निगेटिव एटीट्यूड। और तीसरा होता है हमारा जीरो प्रकार का। कौन सा होता है? जीरो। अब ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बालक जो होगा वो जो भी कार्य करेगा उसमें पॉजिटिविटी से करेगा कि अगर मैं इतना पढ़ लूंगा या मैं इतना ये कार्य कर लूंगा तो इससे मेरा ये अच्छा हो जाएगा, ये मेरे इसमें इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। ये क्या होगा? सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, जिसका कि पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। एक तरह के बालक होते हैं निगेटिव एटीट्यूड वाले, उनके अंदर क्या बहाने होते हैं कि हम पढ़ लें कितना, ये वाली वैकेंसी तो कैंसिल होनी ही है, पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, या नोटिफिकेशन आएगा तो वो गलत आएगा कि ये फिर हट जाएगी, रुक जाएगी। मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा से ये लोग भरे हुए होते हैं। उनके अंदर ये भावना होती है कि मैं इस कार्य को कभी भी कर ही नहीं पाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। देखिए पूरा खेल किस चीज का है? अधिगम करने के लिए पूरा खेल किस चीज का है? अभिवृत्ति का है। जैसा हमारा एटीट्यूड होता है, जैसे हमारी एटीट्यूड पावर होता है, शक्ति होती है, वैसे ही हम होते हैं। अगर हम अंदर से ये ध्यान कर लें कि हम इस कार्य को कर ही नहीं पाएंगे तो हम उस कार्य को फिर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे अंदर क्या आ गई? निगेटिविटी आ गई। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जीरो एटीट्यूड वाले। उनके लिए ना तो उन्हें अच्छा होने से कोई मतलब होता है और ना ही बुरा होने से मतलब होता है। ऐसे प्रकार के लोग कैसे होते हैं? उदासीन टाइप के प्रकार के लोग होते हैं। कैसे होते हैं ये लोग? उदासीन होते हैं। इनके लिए लाइफ में कोई भी चीज मायने नहीं रखती, या अच्छा हो या बुरा हो, इनके लिए इनका एटीट्यूड जो होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट है परिपक्वता, बुद्धि, अभिप्रेरणा, अभिक्षमता, अभिवृत्ति। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट इसी में पढ़ेंगे, थकान। ये भी व्यक्तिगत कारक है। अगर हम देखिए शारीरिक रूप से पूरी तरह थके हुए हैं तो हम मानसिक कार्य नहीं कर पाएंगे। अगर हम मानसिक रूप से पूरी तरह थके हुए हैं तो हम और ज्यादा आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में पहले से ही बहुत ज्यादा थकान है, तो हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। भले ही हम 1-2 घंटे बुक लेके बैठे रहें, लेकिन हमारा जो अधिगम होगा वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से थक चुके हैं। जब हमारा शरीर मानसिक और शारीरिक रूप से थक जाता है तो हम अधिगम नहीं कर पाते हैं। दिखाने के लिए हम बैठे रहें लेकिन अधिगम ठीक से नहीं हो पाता है, जबकि हमें थकान महसूस हो रही हो। इसके आगे पढ़ेंगे हम वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में सबसे पहला जो कारक है वो है हमारा परिवार। परिवार अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर हमारे परिवार का ही माहौल पढ़ने वाला नहीं होगा, जैसे कि लोग घर में ही लोग शराबी हों, लड़ाई झगड़ा करने वाले हों, पढ़ने में डिस्टर्ब करते हों, तो वहां पर क्या होगा? अधिगम ठीक से नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है हमारा पास पड़ोस। पास पड़ोस में भी यही है। अगर हमारा पास पड़ोस शोर शराबे वाला है, लड़ाई झगड़े वाला है, बहुत ज्यादा शोर होता है पास में, तब भी ठीक से हम नहीं पढ़ पाते। उन चीजों का क्या पड़ता है? अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। इसके आगे आता है हमारा विद्यालय। विद्यालय भी अधिगम को बहुत अधिक प्रभावित करता है, और विद्यालय में सबसे अधिक जो कारक है प्रभावित करने वाला वो है हमारे संग के साथी। संग साथी, अगर देखिए अगर हमारे संग के साथी ही अच्छे नहीं होंगे तो हम अधिगम ठीक से नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे संग के साथी अच्छे होंगे, मित्र अच्छे होंगे, तो हमारे अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी? वो अच्छे से और तेजी से होगी। नेक्स्ट है हमारा इसी में अध्यापक। अगर हमारा अध्यापक, जैसे कि आपने देखा भी होगा, अगर मैथ का टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो पहले से ही उसका कितना आया? 10 में से उसके आए 2 मार्क्स। अब 2 मार्क्स आए हैं, अध्यापक बहुत ज्यादा खड़ूस है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो क्या करेगा? वो उसे समझाएगा नहीं, वो उसके ऊपर उसका टेस्ट कॉपी फेंक के मारेगा और कहेगा कि तुम तो लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते, तुम्हारे 2 से ज्यादा कभी नहीं आएंगे, तुम तो हो ही बिल्कुल खराब पढ़ने में। तो अगली बार देखिएगा इसका मोटिवेशन लेवल बच्चे का इतना घट जाएगा, इस बार तो जैसे तैसे 2 करके आए भी इसके, अगली बार इसका क्या आएगा? 0 ही घूमेगा। क्योंकि यहाँ अध्यापक का व्यवहार उसको बहुत अधिक प्रभावित करता है। अगर यहाँ अध्यापक बहुत ज्यादा इसको समझाने वाला मिल जाए या उसको मोटिवेट करने वाला मिल जाए तो हो सकता है आगे 2 की जगह उसके
6 भी बन सकते हैं, क्योंकि उसे मोटिवेशन मिला वहाँ से, तो वो क्या होगा, पढ़ने में अधिक रुचि दिखाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पे टीचर ही उसे मोटिवेट नहीं करेगा तो वो पढ़ने में आगे और अधिक नीरसता दिखाता है। इसके आगे नेक्स्ट है, अध्यापक जो पढ़ा रहा है वो कैसी विधियों के माध्यम से पढ़ा रहा है। कैसी विधियों के माध्यम से पढ़ा रहा है, अंश विधि का प्रयोग कर रहा है या पूर्ण विधि का प्रयोग कर रहा है, अंश विधि या पूर्ण विधि। अंश विधि का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, देखिए अगर कोई इंग्लिश की पोयम हो तो क्या हम उसको पूर्ण विधि के द्वारा सीख पाएंगे, या इंग्लिश का एस्से हो तो क्या हम उसे पूर्ण विधि के द्वारा सीख पाएंगे, कभी भी नहीं सीख पाएंगे। हम उसे कैसे सीख पाएंगे, उसके पैराग्राफ बना बनाकर हम उसको सीख सकते हैं। कैसे सीख सकते हैं, उसके हम पैराग्राफ बना बनाकर अगर उसको हम याद करते हैं तो उसको हम अच्छे से सीख जाएंगे। और कौन सी विधि कहलाएगी, ये हमारी अंश विधि कहलाएगी। आगे है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि कहाँ पर लागू होती है, जैसे क्या कोई हमें कहानी याद करनी है, अगर कहानी को हम अंश विधियों में याद करें तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम पूर्ण विधि के द्वारा पढ़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कहानी याद करनी है या किसी का जीवन परिचय याद करना है तो इन चीज़ों को क्या करेंगे, पूर्ण विधि के द्वारा ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसी में बाल केंद्रित विधि। बाल केंद्रित मेथड किसे कहते हैं, जहां पर बालक की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम कराया जाए। मतलब बालक को समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, बालक को कहाँ कठिनाई हो रही है, नहीं हो रही है, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अधिगम होगा तो वो कौन सी विधि होगी, हमारी बाल केंद्रित होगी, और इससे बालक का अधिगम अधिक प्रभावित होगा। नेक्स्ट है हमारा शिक्षक केंद्रित विधि जो होती है, इसमें देखिए ये प्रभावित नहीं करता, ये प्रभाव नहीं पड़ता कि बालक को समझ में आ रहा है ये नहीं आ रहा, उसको मतलब शिक्षक को पढ़ाने से मतलब होता है, वो ये नहीं देखता कि बालक को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। बाल केंद्रित में बालक को ध्यान में रखकर अध्ययन कराया जाता है। नेक्स्ट है समय सारणी। आप समय सारणी कैसी बनाएंगे, समझ लो आप एक टीचर होने के नाते आप कैसी समय सारणी बनाओगे, मतलब टाइम टेबल कैसा बनाओगे, तो उसमें जो होगा पहला हमारा अध्ययन कार्य जो होगा वो सरल विषयों का होगा। कैसा होगा, सरल विषय, और बाद में हम कठिन विषयों को पढ़ाएंगे। अगर स्टार्टिंग में ही हम कठिन विषय पढ़ाने लग जाएं तो बाद में सरल विषय पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि माइंड पहले से ही इतना ज़्यादा हमारा थक जाएगा। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा विषय वस्तु। अगर विषय वस्तु बहुत अधिक कठिन है तो वो भी क्या करेगा, अधिगम को प्रभावित करेगा। और फिर इसके बाद में आ जाता है हमारा वातावरण मतलब हमारे आसपास का माहौल कैसा है। अगर हमारे आसपास का माहौल अच्छा है, बैठने की अच्छी व्यवस्था है स्कूल में, कॉलेज में, और खुले हवादार कमरे हैं, तो क्या होगा, उससे भी अधिगम हमारा प्रभावित होता है। ये हुआ हमारा अधिगम कर्ता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, इसमें क्वेश्चन अभी पिछले ही यूपी टेट में पूछा भी गया था कि अधिगम कर्ता को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, और उसमें हमारा सही जो था उसमें ये हमारे दोनों भी कारक दिए गए थे, अभिप्रेरणा भी था उसमें और परिपक्वता भी था। लेकिन आंसर शीट में जो माना गया है वो परिपक्वता को माना गया है, क्योंकि परिपक्वता की वैल्यू किससे, अभिप्रेरणा से ज्यादा है। जब तक बालक पूरी तरह से मैच्योर ही नहीं होगा तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। परिपक्वता होगी तभी तो उसके अंदर में मोटिवेशन आएगा। अगर वो परिपक्व ही नहीं है तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा। मोटिवेशन जो आता है वो परिपक्वता के बाद आता है, ना कि पहले आता है। पहले मोटिवेशन नहीं आता, परिपक्वता के बाद मोटिवेशन आता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो माना गया है वो परिपक्वता माना गया है, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक। और इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये आपसे पूछ लेगा कि कौन सा कारक नहीं है। तो इसमें अगर आपके सारे कारक आपके याद रहेंगे तो आप नहीं वाला आसानी से लगा सकते हैं। और ये आपसे पूछ लेगा कि व्यक्तिगत कारक कौन से हैं और पर्यावरणीय कारक कौन से हैं।
तो ये हमेशा याद रखना कि ये हमारे व्यक्तिगत कारक हैं और ये हमारे पर्यावरणीय कारक हैं। अधिगमकर्ता को प्रभावित करने वाले कारक में एक क्वेश्चन हमारा हमेशा बनता है, आपका टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, या हमारे आने वाली ये वैकेंसी है केवीएस की, उसमें भी हमारा देखिएगा 60 नंबर का क्या है, सीडीपी है। और सीडीपी में अधिगम से तो क्वेश्चन बनना ही है अगर आप टीचर के लिए तैयार हो। तो अधिगमकर्ताओं को प्रभावित करने वाले कारक ये हमने पढ़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।